हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में आप सभी को अर्थशास्त्र से संबंधित जो एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू आए हुए हैं, और संविधान के जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको बहुत डिटेल से इसमें अध्ययन किया जाएगा। आप सभी को यहाँ पर एक जरूरी सूचना बताना चाहते हैं कि विशेष विद्यालय अध्यापक का जो अभी वैकेंसी आई है, ये टीआरई 4.0 वैकेंसी आने की संभावना को मजबूत करते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और आज यहाँ पर अर्थशास्त्र और संविधान के प्रश्नों की संख्या है, इसमें और किसी भी टॉपिक से प्रश्नों को नहीं रखा गया है, क्योंकि इन प्रश्नों की संख्या जब मिक्स्ड करवाते हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास या फिर साइंस के प्रश्न जब शामिल रहते हैं, तो इन प्रश्न की संख्या कम ही रहती है। इसलिए हमने सोचा कि इसको अलग से बेहतरीन क्लास लेके क्यों ना करवा दिया जाए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा, सुनिएगा और ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है स्वीडन, पहला ऑप्शन दिया गया है नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब है चीन। चीन में जो है पूरी तरह से लोकतंत्र है नहीं, क्योंकि स्वीडन और नॉर्वे में तो सब बहुत बेहतरीन लोकतंत्र काम करता है। तो इससे भी आप लिंक करके चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र बेहतरीन है वहाँ महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अच्छी है। तो चीन में पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है, तो इससे भी आप कनेक्ट करके ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शंस दिया गया है 1957 में, 1956, 1960, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है 1956। 1956 में जो है सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हृदय एवं आत्मा, तो इस प्रश्न का राइट जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 32 का उल्लेख किया नहीं गया है। समानता का अधिकार भी नहीं होगा, धार्मिक वाला भी नहीं होगा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी नहीं होगा, या फिर आर्टिकल 32 या फिर प्रस्तावना का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है इसमें भी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावना जो है वो पूछा जा रहा है, तो इसमें से किसी भी देश से नहीं ली गई है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 14 सितंबर, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन 25 जनवरी दिया गया है। 5 जून, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? वे देश के लिए सरकार बनाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है। दूसरा ऑप्शन रखा गया। सभी मुद्दों पर उनके विचार और मत समान हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भू राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं निभाया जाता। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें से वे देश की सरकार बनाते हैं, ठीक बात है। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, यह भी ठीक बात है। सभी मुद्दों पर उनके विचार मत समान हो सकते हैं, यह गलत बात दिया गया है। क्योंकि आपस में ही वो सब एक दूसरे के विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहते हैं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता विचार और मत समान हो। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई? रूस, पहला ऑप्शन दिया गया। इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब है रूस। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है रूस देश से लिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आपको पेपर में भी सॉल्व करना रहता है। आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत व्याख्या करके आप तीर मार लेंगे। यदि आप थ्योरी या कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ रहे होंगे तो ऐसे ही बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। व्याख्या की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आप इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, व्याख्या लेके क्या करेंगे। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर टिक करिए। यही होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका। यह अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशेषता है, यह मत भेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है, यह अधिक उत्तरदायी है। फिर से इसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा पढ़ के अगर टिक करेंगे, किसी किसी प्रश्न में, सभी में नहीं ऐसा करना रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, यह भी ठीक बात है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, यह भी ठीक बात है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब तीनों ठीक बात दिया गया है तो इसमें एक ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक रखा गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट जवाब बन जाएगा। बहुत लोग जल्दबाजी में एक ही ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी गलतियां होती हैं। ऐसी गलतियों से आपको बचना है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो कम से कम आप, जहाँ पे 5 लाख की लगभग भीड़ है, तो आप कम से कम 10,000 प्लस बच्चों से प्लस हो जाते हैं, या 1000 बच्चों से प्लस हो जाते हैं एक प्रश्न सही करने पर। अगर कठिन प्रश्न कर लिए तो 10,000 प्लस बच्चों से आगे निकल गए। आसान प्रश्न यदि सही कर ले गए, लगभग 1000 प्लस सॉरी, हाँ ठीक बात, आसान प्रश्न में लगभग 1000 प्लस बच्चों से आप आगे निकल सकते हैं। इसलिए कोई भी प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी का इम्पोर्टेंस होता है पेपर में। नहीं तो जो लोग एक दो क्वेश्चन से बाहर होते हैं, आप उनसे बात करके देखिए तो आपको पता लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है नहीं वाले पे आपको अंडरलाइन कर लेना। तिलहन, पहला ऑप्शन दिया गया है। गेहूं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। चावल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब है तिलहन। तिलहन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया। गेहूं, चावल, इसी में ज्वार प्लस बाजरा, इन सभी को शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए? किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए? देखिए कैसे लैंग्वेज लिखा गया है।
25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहला ऑप्शन दिया गया है। 38वें संशोधन अधिनियम द्वारा दूसरा ऑप्शन दिया गया है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया है। मौलिक कर्तव्य 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम सुरक्षित करना होगा। 6%, 8%, 10%। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है 6%। 6% ये वोट कम से कम पा जाता है तो राज्य पार्टी बनने का अधिकार वह पार्टी पा लेती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? यहाँ नकदी फसल नहीं पूछा। बहुत लोग इसमें से हाँ वाले में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जल्दबाजी में रहेंगे। तो जूट पहला ऑप्शन दिया गया है, मूंगफली दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जौ तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जौ। जौ जो है नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता। मूंगफली और जूट नकदी फसल है, तो नहीं पूछा था तो निगेटिव का उत्तर निगेटिव ही होता है। आप लोग समझ लीजिए, नकदी फसल यह है, यह भी है, नकदी फसल यही नहीं है जौ, इसलिए यह इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? दक्षिण अफ्रीका पहला ऑप्शन दिया गया, चीन दूसरा ऑप्शन दिया गया, अमेरिका तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा। तो 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने काफ़ी अश्वेतों को बेहतर जीवन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन आ सकता है? इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 अस्थायी हैं एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। आसक्त हमें ढूंढना है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। तो फिर से ऑप्शन को पढ़ते हैं। इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 अस्थायी और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक बात। प्रत्येक अस्थायी सदस्य का वीटो होता है। ठीक बात है, वीटो पावर होती है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं, यह गलत बात। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाते हैं, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस प्रश्न में जो राइट जवाब बनेगा और सही उत्तर को चुनना हमें। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, गलत बात। आप यहाँ से पढ़ के इसको कट कर सकते हैं। सस्ती न्यायिक सेवा है, ठीक बात है। एकल पेशी पर विवाद का निवारण करता है, यह भी ठीक बात है। यह त्वरित न्याय देता है, यह भी ठीक बात। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाते हैं, यह भी ठीक बात। 1 से 4, 1 2 3 4 सभी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन है, किसका कथन है? एडम स्मिथ, अब्राहम लिंकन, J.S. मिल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है अब्राहम लिंकन जी ने यह कथन बोला था
तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, अब्राहम लिंकन इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रावधान प्रदान करता है? यहाँ आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। एक, समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1976 में आया था, ये आप याद रखेंगे। राजनीति में समान प्रतिनिधित्व, सभी लिंगों के लिए समान वेतन, सभी के लिए नौकरियों की भर्ती, उपरोक्त में से एक से उपरोक्त में से कोई नहीं। समान पारिश्रमिक यहाँ दिया गया तो श्रमिक में वेतन की बात होगा। कोई मेहनत करेगा तो उसे सभी लिंगों के लिए, या जैसे पुरुष हो स्त्री हो, तो उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मेल फीमेल में भेदभाव हम नहीं कर सकते वेतन देते समय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? आंतरिक मामलों का विनियमन, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, इनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। यही दल बदल कानून आया था ताकि एक नेता दूसरी पार्टी में ना जा सके चुनाव जीतने के बाद। नहीं तो पहले बहुत तगड़ी भगदड़ होती थी चुनाव जीतने के बाद, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई उस पार्टी में जा रहा है। इसीलिए एक नारा भी चल गया था, आया राम गया राम। एक हरियाणा के नेता थे, गयालाल जी ऐसे कुछ उनका नाम है। तो वो एक ही दिन में 3-4 पार्टी बदले थे, तो उन्हीं के नाम पर ये आ गया, आया राम गया राम। या एक बार प्रश्न भी पूछ लिया है रेलों में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2014 को, 1 जून 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था अस्तित्व में। ऑप्शन तीसरा यहाँ करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया है जो भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव, तो संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव कितनी बार लड़ सकते हैं या कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है। जितनी बार मर्जी चाहे उतनी बार लड़ें, जितनी बार जीतेंगे उतनी बार वो राष्ट्रपति बनेंगे। तो इस प्रश्न का राजा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तीनों गलत हैं। इसका जिक्र संविधान में किया ही नहीं गया है, तो ऑटोमेटिक गलत हो गए यहाँ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? देखिए यहाँ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था प्लस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोनों को अपनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? वित्तीय आपातकाल की स्थिति, वित्तीय आपातकाल की, राष्ट्रपति शासन की, मौलिक अधिकारों के निलंबन की, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को पावर देता है कि वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। यहाँ वित्तीय आपातकाल ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जब केंद्र और राज्य सरकारों की से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, विभागीकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है
विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण के तहत ही पंचायत जो है ग्रामीण प्लस शहरी दोनों स्थानों पे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 21 नवंबर को, 23 मई को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ खाली स्थान दिया गया है। तो समाज को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, अर्थ को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो महात्मा गांधी ने धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता ऐसी बात बोली थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? अच्छा प्रश्न है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे इसमें। प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है राष्ट्रीय आय। औसत आय, औसत सॉरी इसमें राष्ट्रीय आय सही नहीं है, इसमें सही है प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि औसत प्रति व्यक्ति आय का ही तो निकालेंगे, तो उसी को प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय बोला जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा इसी को इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बोला जाता है, कब पारित किया गया था? 1991, 1992, 1986, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पर इसका राइट जवाब 1986। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं और बेहतरीन प्रश्न हैं और कभी भी पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रश्नों को सुनिए और ऑप्शंस को टिक करने की कोशिश कीजिए। यदि अपने आप से लगा पा रहे हैं तो ठीक है, एक कॉपी बगल में रखिए, अपने मन से टिक करते जाइए जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ इसको पॉज करके अपने हिसाब से पढ़ कर टिक कर लीजिए करिए, फिर आगे बढ़िए। फिर जो मैं टिक करवाता हूँ उसको आप देख लीजिए, अगर आप सही लगा रहे हैं तो आप उसको सही काटिए, गलत लगा रहे हैं तो गलत काटिए। ऐसे भी करके चीज़ों को किया जा सकता है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 5 वर्ष, 10 माह 12 दिन, 3 वर्ष 9 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, पहला ऑप्शन दिया गया है। उर्मिला सिंह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। मीरा कुमार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब है मीरा कुमार। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार बनी, ये बिहार की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO, नीति आयोग, RBI, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो यह NSSO करता है। RBI पैसे का लेन देन करता है, मतलब कंट्रोल या रेगुलेट करता है वित्तीय संस्थाओं को। नीति आयोग जो है नीति निर्धारण में काम करता है। NSSO जो होता है वह गरीबी रेखा के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितनी कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 200 दिन, 50 दिन, 100 दिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पर गारंटी की बात कहा गया है, तो गारंटी में जो होगा वो 100 दिन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग क्या कहलाता है? कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्र, उत्पादन उद्योग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तृतीय श्रेणी को सेवा क्षेत्र में रखा गया है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से बताए जाते हैं, तो कोई भी टीचर पढ़ेंगे तो बताएगा अच्छे से। यहाँ बस आपको देखना है कि इसकी किस लेवल तक प्रश्नों को पूछा जाता है। ऐसे एमसीक्यू करते समय भी आपको बहुत से प्रश्न ऐसे तैयार हो जाते हैं, और सोचने की क्षमता आपको डेवलप होती है, और साथ ही साथ कैसे प्रश्नों को एलिमिनेट किया जाता है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, ये सब चीज़ें एमसीक्यू करने से ही आएंगे। कितना भी आप पढ़ लीजिए, एमसीक्यू नहीं करेंगे तो आप बहुत गलतियाँ करके आएंगे पेपर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, यूनेस्को, WWF, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी द्वारा की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2015, 2016, 2017, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था 2017 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। सभी वस्तुएं और सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, सभी मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं, सॉरी मध्यवर्ती इसमें नहीं शामिल होता, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं इसमें शामिल की जाती हैं जीडीपी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, 1960 में, 1969 में, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाते हैं? SEZS विशेष आर्थिक क्षेत्र, IZS औद्योगिक क्षेत्र, PFZS प्रदाता सुविधा क्षेत्र। इस प्रश्न का राइट जवाब है SEZS विशेष आर्थिक क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देश में से बेहतर मानव विकास निष्पादन करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश पहला ऑप्शन दिया गया है, श्रीलंका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पाकिस्तान तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा। तो 2016 का आंकड़ा पूछ लिया गया है, तो बेहतर मानव निष्पादन करने वाला देश कौन सा होगा? इसमें श्रीलंका होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान में तो इससे भूखमरी गरीबी रहती है। श्रीलंका इनकी अपेक्षा थोड़ा संपन्न देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वह स्थिति जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं, चाहतों का दोहरा संयोग कहते हैं, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कौन? तो चाहतों का दोहरा संयोग इसे कहते हैं। एक जब दो लोग वस्तु को खरीदना बेचना चाहते हैं तो चाहतों का दोहरा संयोग, एक बेचना चाहता है दूसरा खरीदना चाहता है, तो इसीलिए चाहतों का दोहरा संयोग यहाँ हो ही गया। समझ पा रहे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? RTE, IT, RTI, उपरोक्त में से सीधे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, RTI। RTI यहाँ सही दिया गया, RTI। RTE एक्ट है, IT टेक्नोलॉजी संबंधित है। जो RTE लिखा है ये राइट टू एजुकेशन है। यहाँ हिंदी लिखने से कंफ्यूजन हो रहा होगा।
RTI, इसी से सूचनाओं को मांगा जाता है किसी भी विभाग से। IT जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्नों की संख्या तो लग रहा है समाप्त हुआ यहाँ पर। हाँ, तो आज का यह लास्ट प्रश्न है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर देते हैं। देखिए, RTI जो है ये 2009 में आया। RT एक्ट सन 2000 में आया, ठीक है ना। RTI 2005 से यह चल रहा है। RTI मोदी सरकार ने इसको थोड़ा प्रभाव को कम किया था बीच में, लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर देंगे। और यह जनता के लिए बहुत बेहतरीन, जनता के लिए जानकारी इकट्ठा करना एक बेहतरीन साधन है। जैसे आप किसी विभाग में हैं, आपको कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, बहुत गोपनीय सूचना ना हो, बस इससे शर्त है बहुत अधिक गोपनीय सूचना ना हो। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। RTI लगाकर जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। 2000 में RTI एक्ट बना था और RTI अधिनियम जो है 2009 का था। स्कूली बच्चों शिक्षा से संबंधित आया था, शिक्षा से संबंधित। इसी के तहत सीटेट या टेट अनिवार्य किया गया शिक्षक भर्ती में। आशा करते हैं ये सभी जानकारियाँ आप सभी लोग समझ पाए होंगे। ऐसे चाहता तो मैं हर प्रश्न को सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जब प्रश्नों की संख्या ही हमने बोला है कि 10,000 प्लस करवाएंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिक घूम फिर के आएंगे। तो बार बार हम इसी को क्यों लिखें या हर जगह लिखने का प्रयास करें। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी, कुछ चीज़ें घोच पोच हो जाएंगी। तो आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन और उसका ऑप्शन कैसे कम जानकारी में सॉल्व किया जाता है, बस आपका काम हो जाएगा इतने से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए आप सभी लोग। और हाँ, जितने भी नए बच्चे हैं वो पुराने वीडियो अवश्य देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी लोग उसको जाकर देखिए। पुराने बच्चे तो अच्छे से पढ़ ही रहे हैं और नए बच्चों को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए पुराना वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न NCERT SCERT बुक से उठा के रखे गए हैं। और यही प्रश्न आयोग और NCERT SCERT से ही है, लेकिन उस शुरुआत में काफ़ी अच्छे प्रश्न करवाए हैं। तो आप सभी लोग उसको अवश्य देखें, जितने भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं। पुराने बच्चे तो समझदार हैं, वो देखते ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना है मैथ्स के लिए। मैथ्स का जो चैप्टर वाइज है क्लास, वह सूर्यभान सर करवा रहे हैं, तो आप सभी लोग उससे जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज पहले तो मिक्स ही मिलता था आप सभी को, अब चैप्टर वाइज क्लासेज इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। अब मिक्स्ड भी मिलेगा, जैसे सप्ताह में 2 दिन आपको मिक्स्ड मिलेगा और 4 दिन आपको चैप्टर वाइज क्लासेज मिलेंगे। इससे आपको इधर आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे, उधर मिक्स्ड भी लगाते रहेंगे। जो मिक्स्ड में फंसेगा, फिर आप जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब फिर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और फिर इसको मिक्स में जब करेंगे क्वेश्चंस को, यहाँ सीख लेंगे, यहाँ फिर करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। इसलिए दोनों चीज़ों को लेकर प्रश्नों को करवाया जा रहा है। एक ही करेंगे तो बहुत विशेष फ़ायदा नहीं होगा। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे।
तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।